प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में साइंस की कॉपी कैसे लिखें कि आप भी 95% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बच्चों, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैंने साइंस का एक प्रीवियस ईयर पेपर ले रखा है और इस पूरे पेपर को हल करके समझाऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं और कॉपियां लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बच्चों, आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि इस पूरे पेपर को मैंने इस पूरे कॉपी में हल करके लाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से इस कॉपी को सजा करके लिखी गई है, ठीक है। तो बच्चों, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और 29 फरवरी विज्ञान की कॉपी बिल्कुल ऐसा ही लिखना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और कॉपी भरने वाला जो सिस्टम लगा रखे थे बच्चे, वो सब कुछ सिस्टम हटा देना है और टॉपर के जैसे सोचना है और टॉपर की तरफ राइटिंग करना है, ठीक है। तो सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी प्यार दे देना, सपोर्ट कर देना, ठीक है। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही आप सभी का 2024 का पेपर मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरा पेपर का सलूशन भी बताऊंगा, साथ में मैं आप सभी को सबको कॉपी लिखने का तरीका भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे अपने यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। ये तो आम बात है, अपने यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। आपके यहाँ पे कौन सा पेपर कितने नंबर में आप पूछा जाता है, यहाँ पे उसका पेज दे दिया जाएगा, ठीक है। पेपर का कोड यहाँ पे दे दिया गया है 824 बीजे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ये क्लास 10th के बच्चों का है, साइंस का पेपर है। इसे पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है और यहाँ पे 70 नंबर आपको यहाँ पे पूरे पेपर को हल करने के लिए मिलेंगे। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दे दिए जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको निर्देश को सबसे पहले फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद कॉपी लिखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। शुरुआत में जो भी आपको 15 मिनट मिलेंगे उसमें पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यह जो पेपर होगा 3 खंड में डिवाइड किया गया है, क, ख और ग में। लेकिन अब की बार 2024 का जो पेपर आएगा वो 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक खंड क रहेगा, एक खंड ख रहेगा। खंड क में एमसीक्यू रहेंगे जो कि 20 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। और खंड ख में आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला है, ठीक है। और एमसीक्यू को हल करने के लिए आपके पास ब्लू और ब्लैक पेन का होना अनिवार्य है और उसको ओएमआर आंसर शीट पर हल करना होगा, ठीक है। इतना सारा निर्देश दिया है, आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे खंड क से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे पेपर को हल करने के लिए, ठीक है, खंड क वाले को हल करने के लिए एमसीक्यू दिया जाएगा, ठीक है, ओएमआर दिया जाएगा, उस पर हल करना होगा। लेकिन आप कैसे हल करोगे उसको पहले समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसमें होता है? जल में, हीरा में, कांच में या तारपीन के तेल में? तो सबसे अधिक होता है हीरा में, ठीक है। क्या होता है? हीरा में सबसे ज्यादा होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ओएमआर में भर देना, मैं यहाँ पे लिख करके बता दे रहा हूँ। खंड क यहाँ से लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला है क, ख, ग, घ, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। हीरा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, माने कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है या दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल लेंस वाला सही हो जाएगा, तो आप इसको भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा आज का टारगेट है खंड ख को हल करना, ठीक है। लेकिन इस वाले प्रश्न को भी मैं बता दे रहा हूँ, आसानी से देख लो। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, इंटेंसिटी है, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एरिया है, तो इसके बीच का सही रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, तो बी इक्वल टू फाई अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ओएमआर में भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको पहले समझिएगा, ठीक है।
तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है ना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकिन कॉपी में कैसे हल करना है उसको सबसे पहले यहाँ पे समझ लो। ठीक है, मैं आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे क कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा का ये क है। ठीक है, कैसे हल करेंगे ध्यान से समझना है। जैसे आप यहाँ पे मान सकते हो, सबसे पहले दिया गया है u का मान। क्या दिया गया है, u का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और v का भी मान वही भी बन रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो v का मान 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो दोनों का मान निगेटिव होगा। आपको फोकस दूरी का मान निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है बताओ, 1/f = 1/u प्लस में 1/v होता है। और u और v का दोनों का मान यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे f का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ पे समझो, 1/f = 1/u मतलब -1/30 -1/30, तो क्या हो जाएगा, -2/30 हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि f का मान क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है कि फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी यहाँ पे इसका मान क्या आ गया, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। अच्छा, इसमें फोकस दूरी का मान दे रखा है कितना, फोकस दूरी का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है। अच्छा, f का मान कितना दे रखा है, f का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। r का मान बताना है, तो क्या होता है, f = r/2 होता है। ठीक है, f = क्या हो जाएगा, r/2, तो आपको r तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × f हो जाएगा, तो 2 × f का मान रख दो यहाँ पे 40, तो r का मान निकल कर क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर निकल कर क्या आ जाएगा, ये आपका r का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप r का भी मान कर सकते हो, और ये ख वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो कॉपी में कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो, कॉपी में लिखकर हल करने का तरीका ये है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क कर रहे हो, दिया गया है u का मान, v का मान, f का मान कैलकुलेट करना है। इस प्रकार से आपको हल करना है। कॉपी में हल करने का तरीका ये देख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेकंड नंबर दिया गया है, f का मान 40 है, r का मान निकालना है, तो इस प्रकार से फार्मूला लिखोगे, इस प्रकार से हल करोगे। ठीक है, चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। जो ये हमारी गाड़ियां होती है, उस गाड़ियों में हम किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, और करते भी हैं तो क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, यह वस्तुओं का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो उत्तल दर्पण है ना बच्चा, क्या करता है, सबसे पहले तो पीछे वाली वस्तु को देखने में काम करता है, साथ में उसका जो प्रतिबिंब होगा सीधा दिखाई देगा, पूरा का पूरा दिखाई देगा, और छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको हल कर देना है, लिख देना है। ठीक है, चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये भी एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख के द्वारा समझाना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, फोकस दूरी का मान दे रखा है -15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी दे रखा है, जो प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में दोनों यहाँ पे निगेटिव होता है, फोकस दूरी का मान भी निगेटिव और v का प्रतिबिंब का मान भी निगेटिव। ठीक है, फोकस दूरी -15, v का मान -10। u का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u होता है। v और f का मान रख दोगे, u का मान निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, देख सकते हो। इस प्रकार से आपको हल करना है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है
कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9×10⁻³ किलोग्राम वो आवेश इतना है, एक शख्स के समांतर इतना मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। जेड एक्स के समांतर कार्यरत 0.3 वीबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल, त्वरण और बल की दिशा डायरेक्शन बताना है। तो आप ये करो या ये करो, दोनों में से किसी एक को हल करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को हल करना है। मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हल करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी है। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजनों को दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक कंडीशन में सिरों के बीच का विभवांतर कैलकुलेट करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो, सेकंड कॉपी है। ठीक है, कैसे हल करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा ख अथवा कर रहे हैं। R1 का मान दिया है 2 ओम, R2 का मान दिया गया 3 ओम, R3 का मान दिया गया 5 ओम। वोल्टेज दिया गया है 30 वोल्ट। श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे 10 ओम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, V का मान दिया गया है 30 वोल्ट, यहाँ पे I का मान निकाल लेंगे। ठीक है, V बराबर I इंटू R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो करंट का मान यहाँ पे 3 एम्पियर निकल करके आ जाएगा और तीनों सिरों पे यहाँ पे वोल्टेज का मान निकालेंगे, V1 V2 V3 का मान। ठीक है, क्या हो जाएगा, V1 का मान यहाँ से निकालोगे I1 इंटू R1, V2 का मान I2 इंटू R2, V3 का मान I3 इंटू R3। इस प्रकार से निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है ना, चलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझो ये वाला क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम भी लिखना है। ये क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है और बोर्ड में अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे बात कि जब विद्युत धारा को एक वृत्ताकार चालक से प्रवाहित किया जाता है तो इस विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर संकेंद्रीय वृत्ताकार पैटर्न में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास चालक का प्रत्येक बिंदु एक विद्युत धारावाही सीधा चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, बिहेव करने लगेगा। ठीक है, आगे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम जवाब इस प्रकार देंगे कि एक लंबे सीधे, ठीक है ना, धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता B, चालक छड़ की लंबाई L, चालक की दिशा, ठीक है, लंबाई L, उसकी लंबाई एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। F बराबर IBL साइन थीटा भी रख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे, यहाँ पे देखो दिखाएगा फिगर के माध्यम से। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम बताना है, किस नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ठीक है, के द्वारा ज्ञात करते हैं। इस प्रकार लिख देंगे, 7 नंबर का 7 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, एक भी नंबर ना करेगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब चलो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। कई बार हमने बता रखा है, तो आपको ये करना है, नहीं तो ये करना है। तो मोटर वाला मैंने कई बार ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हो तो क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो उसमें इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए बच्चों आएंगे हम, अब केमिस्ट्री क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री क्वेश्चन को हल करेंगे और यहाँ पे खंड ख है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हल करेंगे, लिखेंगे खंड ख, प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क ख ग। ठीक है, पहला क का क्या है, 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला कौन सा धातु है। यह है कापर। सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देना। ठीक है, चूंकि इसको तो एमआर में भर दोगे, इसके लिए परेशान मत होना। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो प्रोपेन का केमिकल फार्मूला होता है C3H8। दूसरा ऑप्शन सत्य हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देना। ठीक है, चलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित यौगिक के आईपीएसी नाम लिखना है। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका आईपीएसी नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और एक और भी दिया गया है CH3COOH, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख भी दिया हूँ। ठीक है, इसको कॉपी में लिखेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है जो कि इसी में का है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होगा, इसके बारे में बताना है। कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 6, इसमें लिखेंगे मेंडलीफ का आवर्त नियम की व्याख्या। कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते रहते हैं। यही आपका मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है। ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक में ये लिख देंगे कि जो तत्वों के परमाणु भार होंगे बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो समान गुणधर्म वाले उसके तत्व अनुसार आते रहेंगे, अंतराल के बाद आते रहेंगे। ठीक है, इस बात को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है कि CH3COOH है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला दिया गया है। और C2H5OH, इसको जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखो बन जाएगा CH3COO C2H5, साथ में आपको जल भी मिल जाएगा। ठीक है। अगला आपका रिएक्शन है कि CH3CH2 C2H5Br को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड मिल जाएगा, साथ में C2H4 मिल जाएगा और साथ में आपको जल भी मिल जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है, आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि धामन सोडा तथा मीठा सोडा का रासायनिक नाम लिखना है। क्या करना है, रासायनिक नाम लिखना है, उसका नाम भी लिखना है, साथ में उसका रासायनिक नाम भी लिखना है, फार्मूला भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, धामन सोडा का जो नाम होगा, यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको, Na2CO3 को। उसके बाद मीठा सोडा भी बोला गया है, तो मीठा सोडा का बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मीठा सोडा क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को एग्जाम्पल के साथ देकर के समझाना है, स्पष्ट करना है। ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द्विविस्थापन रिएक्शन। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है। ठीक है ना, यहाँ पे समझिए कि जिस अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों को अदला बदली हो जाती है एवं नए यौगिक बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन रिएक्शन बोलेंगे, अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड लिया गया है, साथ में सोडियम सल्फेट लिया गया है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये 2 नंबर में इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्षारण क्या होता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। तो क्या लिखेंगे संक्षारण में कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब लोहे की वस्तु खुले वातावरण में रख दी जाती है तो कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाता है, उसी प्रोसेस को हम संक्षारण बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चांदी के ऊपर काला परत चढ़ जाना, लोहे पर जंग लग जाना, ये सब क्या है, संक्षारण का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या होता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। लिखेंगे इसमें उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस सब क्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देंगे, आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो बोर्ड के पेपर में बिल्कुल ऐसा ही लिखना है बच्चा। ठीक है ना, तभी आपका पूरा नंबर मिलेगा, वरना नंबर कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित करिए। आवर्त क्या होता है, समूह क्या होता है। ठीक है, इसको समझाना है। तो तत्वों की आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर कतारों को समूह बोलते हैं, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। इसकी संख्या 18 होती है। आवर्त तत्वों की आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को आवर्त बोलते हैं। जो भी आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो भी आपका क्षैतिज कतार होता है ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हमें आवर्त बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे। इसकी संख्या 7 होती है। ठीक है, ग्रुप की संख्या क्या होती है, 18 होती है।
और आवर्त की संख्या क्या होती है? 7 होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला करना था, नहीं तो ये वाला करना था, ठीक है। आइए, इसमें आपको टिप्पणी देना था तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ऊपर वाला समझा दिया। आपको टिप्पणी भी लिख सकते हो। रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, सजातीय श्रेणी क्या होता है, मेंडलीव कवर श्रेणी की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन आ गया बच्चा आप सभी का खंड ग, ठीक है। खंड ग में क्या है? वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चा? बताओ। उसको हम बोलते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे? उसको अपचयी अभिक्रियाएं बोलेंगे। ऐसे लिखेंगे बोर्ड की कॉपी में, खंड ग प्रश्नोत्तर संख्या 9, इसमें लिख देंगे क ख ग घ। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने पीछे से बताते चला आ रहा हूं, ठीक ना। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि चर्मदाह रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन B5 की कमी से होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें होता है? ये श्वसन में निभाएगा, पहला ऑप्शन सत्य होगा। फ्लोएम के द्वारा भोजन का हस्तांतरण किस में होता है, किस रूप में होता है? तो ये होता है सुक्रोज के रूप में। इस बात को ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस प्रकार कॉपी में लिख देना है, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है, ये आपको बताना है। कैसे लिखेंगे कॉपी में? इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन नाम है, ठीक है। इसे प्लक्टियालिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा के रूप में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार में लाइपेस भी स्रावित करती है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है, सटीक देना है, बढ़िया देना है, तभी जाकर के आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि परागकण का एक नामांकित फिगर बनाइए, चित्र बनाइए। कैसे करेंगे? बस खाली इसका फिगर बनाना है। ये देखो परागकण बनाया गया है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 10 ख। इसमें ये रिक्तिका है, ये बाह्य चोल है, ये अंतःचोल है, ठीक है। ये वर्ती कोशिका का केंद्रक है, ठीक है, केंद्र है, सेंटर है। ये जनन कोशिका है। इस प्रकार से आपको फिगर बना देना है, यहाँ से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है पुनरुद्भवन क्या होता है, किसे कहते हैं? 2 एग्जाम्पल लिखना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की जो क्षमता होती है, अर्थात कोई जीव किसी जीव के अनेक टुकड़े कर दिए जाए तो वह प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए जीवन को निर्माण कर लेता है। इसको हम क्या बोलेंगे? पुनरुद्भवन बोलेंगे। कोई भी छोटा से छोटा जीव भी होगा, अगर उसको काट भी दोगे ना तो एक अलग जीव बना लेगा, उसी को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि टुकड़े टुकड़े भी काट दिया जाएगा तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूरा जीवन प्राप्त कर लेगा, ठीक ना। इस प्रकार से लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 11 का क नंबर। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। नहीं तो लिंग संलग्न रोग क्या होता है कि 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को नहीं हल करना है। 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो लिखा गया है, एक संकर संकरण क्या होता है भैया? बताओ यहाँ पे कि विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे आपका हो गया लाल फूल वाले सफेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण हो गया। अच्छा, द्विसंकर क्या होता है? इसी प्रकार का उल्टा हो जाएगा कि जब विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य 2 जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर बोला जाएगा। जैसे पीले गोल बीज वाले, इसमें क्या होगा? पीला भी होगा, गोल भी होगा। पीले गोल बीज वाले हरे झुर्रीदार बीज वाले के साथ क्या करेंगे? संकरण करा देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से कराया जाता है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन, ठीक है। ये देखो दोहरा संचरण किसे क्या होता है स्पष्ट करना है, नहीं तो ये बताना है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन किन्हीं विधियों के बारे में लिखना है। 4 नंबर का पूछा जाता है, कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखो लिखा गया है, कैसे हल करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से कॉपी में लिखा गया है। इस प्रकार से लिख देंगे कि परिवार नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय, माता के स्वास्थ्य,
बच्चों के समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर और एक आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। इसी को हम क्या बोलेंगे? परिवार नियोजन बोलेंगे, ठीक ना। इसकी कौन कौन सी विधि होती है? एक होती है अवरोधिका विधि, एक होती है शल्य या अस्थायी विधि। अवरोधिका विधि में क्या होता है? इसमें आप माने टेम्पररी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। इस यहाँ पे देखो, इस विधियों के माध्यम से मध्यपट या गर्भाशय ग्रीवा अच्छत का उपयोग हम कर सकते हैं। शल्य या अस्थायी विधि में हम क्या कर सकते हैं? इसमें क्या होता है? शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी की नली को काट दिया जाता है। इसे हम नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहा जाता है, नर नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहा जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका कि पुमंग तथा जयांग में अंतर बताइए, क्या होता है। दोनों के काम भी बताना है तथा परागकण एवं निषेचन में विभेद भी करना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, 7 नंबर का पूछा जाता है। या एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इसके प्राप्त पीढ़ी का जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप भी बताइए। दोनों क्वेश्चन 7-7 नंबर का है, आप आसानी से दोनों में से किसी को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आप कॉपी को हल करते हो, ठीक है, तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, जैसे कि मैंने आप सभी को कॉपी में हल करके बता दिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो लाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो अभी जाकर के एक वीडियो कहीं ना कहीं आ पाती है। इस प्रकार की वीडियो बनाने में कहीं घंटों का मेहनत लगता है, ताकत लगता है, स्ट्रेंथ लगता है, मोटिवेशन लगता है। और हमारा मोटिवेशन क्या होता है? आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, वीडियो पर कमेंट करते हो और चैनल को सपोर्ट करते हो। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।